और आज सब तक शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है कि लगातार इस सीरीज को जो है कि अटेंड कर रहे हैं सर। और मैं कोशिश कर रहा हूँ सर कि आपके नॉलेज में भी वृद्धि हो और नए लोगों को जानने का भी मिले कि कैसे क्या किस तरीके से ये थेरापी काम कर रही है। तो हम बिना टाइम बिगाड़े हुए कल हम लोग जो है कि बात कर रहे थे। कल हम लोग बात कर रहे थे डायबिटीज के ऊपर। और डायबिटीज होता क्या है, टाइप 1 टाइप 2 वगैरह वगैरह सारी बातें हम लोगों ने कल की थी सर। और ये जो है कि किस ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट और कैसे कैसे होते हैं, तो उन सारी चीजों के ऊपर बात हुई थी। आज हम शुरुआत ही जो है कि करते हैं ना कि आप लोग सवाल करना कीजिए, मैं शुरू कीजिए मैम जी। और मैं हो सकता है उतना जवाब देने की कोशिश करता हूँ जी। सर, एक सवाल मेरे पास आया था, दिव्या जी का ही आया था कि अगर किसी का आईज में प्रॉब्लम है, तो जैसे कि बोलते हैं ना, किसी को कोई बोलता है चश्मा हो गया, कई बोला किसी को ब्लरनेस आ गया, कभी कभी होता है कि आईज में ब्लड आने लग रहा है। मतलब ये कहते तो हैं कि डायबिटीज के साइड इफेक्ट होते हैं एलोपैथी पर क्या हमारे स्टेम सेल से ये आईज का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है क्या सर? जी, तो इस सवाल के जवाब में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा मैम कि हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमारा जो जो स्टेम सेल, प्लांट स्टेम सेल है, वो काम कहाँ कर रहा है, सेल के ऊपर कर रहा है। अब यहाँ पर आपको और मुझे जो कि एक दिमाग दौड़ाना है कि अगर किसी बंदे को जो है कि आंख में दिखना कम हो गया है, खून आना शुरू हो गया है, या जो आंख के जो मतलब कि जो 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 वो होती है ना सर, नसें क्या नाम बोलते हैं उनको, अच्छा ही तो वो जो है कि शिथिल पड़ गई है, ऐसी सारी मतलब कि ये प्रॉब्लम सर या मैम आया क्यों, ये प्रॉब्लम आया क्यों है, ये इसलिए आया है कि डायबिटीज हमको हो गया है। और डायबिटीज अब इसमें क्या करेंगे कि आप अगर खाली किसी ईएनटी वाले के पास जाएंगे तो ठीक है ना, वो आई का लिए जो है कि कुछ करेगा सर, वो दवा भी देगा, हो सकता है एंटीबायोटिक भी दे, या फिर हो सकता है कि वो जो है कि कुछ वेरिकोज वेन वाली भी दे और कुछ आंख में डालने के वगैरह वगैरह कुछ भी दो। लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसकी जड़ कहाँ है, इसकी जड़ तो जो है कि डायबिटीज है। तो जब तक डायबिटीज को नहीं मिटाया जाएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। और मेरे हिसाब से अगर आप प्लांट स्टेम सेल देते हैं तो उससे आपका डायबिटीज जो है कि सॉर्ट आउट होता है। और जब फिर वो टाइप 1 हो या 2 हो, दोनों ही दोनों में मतलब कि डायबिटीज का जो है कि सॉर्ट आउट होता है, तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट होगी। और डायबिटीज के रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स आए हैं और ऑर्गन्स के ऊपर, वो भी सॉर्ट आउट हो गए, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो भी सॉर्ट आउट हो गए। और इसकी वजह से जो है कि जितने भी डैमेजेज हुए हैं वो भी जो है कि वापस रिकवर होंगे मैम। यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, एक और क्वेश्चन था। टाइप 2 तो ओके है, पर टाइप 1 डायबिटीज में इसका क्या श्योरिटी है सर? ये भी एक सवाल है। जी जी जी, देखिए, टाइप 1 के अंदर भी जो है कि उस मैटर पे अपने को जाना पड़ेगा तो फिर बहुत लंबा जाना पड़ जाएगा मैम। तो मैं इतना खाली इतना ही कह के इस बात को छोड़ देते हैं कि इस बात के ऊपर अपने को कल 2 घंटे बात करना पड़ेगा, तब आपको समझ जाएगा। ठीक है सर। तो इस तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं इतना आपको खाली ये कह रहा हूँ कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के ही अंदर ये काम करेगा। टाइप 1 के से जिसने भी ये सवाल किया है, कल शाम को या दिन को टाइम मिले तो मैडम से पूछ लेना। कल मुझे जब 1 1.5 घंटे का टाइम होगा तो मैं मैम को फोन करके इस बारे में बताऊंगा जी। ठीक है, आगे ठीक बोलिए। है। सर, एक और पद्मिनी जी का क्वेश्चन था कि जो गैंग्रीन है और जो हमारे लेग का नमनेस होता है, कभी कभी हमारा बैलेंसिंग चला जाता है, या कभी कभी कई हम्म। लोग गिर जाते हैं अचानक से, तो उसका सॉल्यूशन क्या बोलते हैं आप? जी 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 जी, आपने देखिए मैम, आपने दो प्रॉब्लम बताई है हाँ जी। आई गैंग्रीन। जी। हाँ, एक तो आपने बताया है गैंग्रीन, राइट। और दूसरा एक जो है कि प्रॉब्लम बताई है कि कुछ लोगों को क्या होता है मैम। ये हमारा अभी 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 का 2 3 दिन का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके सामने शेयर जरूर करूंगा। एक पेशेंट था, पहले हम इसी चीज के ऊपर ले लेते हैं। एक पेशेंट था हमारा, यहीं से बोडेली से है, आप कभी मुलाकात भी ले सकते हो लेना चाहें तो 4 महीने पहले उनके हस्बैंड अपने ऑफिस पे आए थे और प्रणव सर भी उस समय में थे और हम लोग भी थे। तो चूंकि चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे मैडम को जो है कि पैरालिसिस हो गया है सर। पैरालिसिस का मतलब वो ये बोल रहे थे कि वो ठीक ढंग से चल नहीं पाते हैं, और ठीक ढंग से चलते हैं तो ये हो जाता है वो हो जाता है। तो उन्होंने जो सिम्टम्स बताए थे मैम, तो हमको ऐसा लग रहा था कि वो पैरालिसिस ही है।
तो फिर उनको शुरुआत किया था, 3-4 महीने में उनका बाकी सब ठीक हुआ मैम। मतलब कि 4 महीने में उन्होंने जो है कि अच्छे डोज लिए तो उनका जो है कि बॉडी ठीक हो गया, उनका जो है कि स्टेमिना कंप्लीट हो गया, चेहरे के ऊपर जो है कि एंटी एजिंग वाला फंडा भी सारा खत्म हो गया। लेकिन वो जो पैरालिसिस वाला काम, मतलब पैरालिसिस कैसा भी हो सकता, 3-4 महीने के बाद उसका रिजल्ट देना शुरू हो जाता है। तो उसमें उसको फायदा तो हुआ, ऐसा नहीं है कि पहले उठ नहीं पाते थे अभी उठने लगे, लेकिन जितना होना चाहिए नहीं हुआ। तो अभी हम लोग गए थे बोडेली में लास्ट वीक में, शायद सैटरडे के दिन हम लोगों की मीटिंग थी, तो उन वो पेशेंट को हम लोगों ने देखा था रूबरू। और उसको देखने के बाद में पता चला कि इनको पैरालिसिस नहीं है। तो एग्जैक्टली मैडम, कुछ लोगों को क्या होता है कि वो जो है कि चल भी अच्छा पाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं, उनको कभी किसी को पकड़ के चलाने की भी जरूरत, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो एकदम से गिर जाएंगे। राइट। जी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो एकदम से गिर जाएंगे, फिर वापिस उठेंगे, फिर जब, और कभी ये कभी भी हो सकता है। तो एक्चुअली ये पैरालिसिस नहीं कहा जा सकता इसको, इसका कुछ दूसरा नाम है, ये एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है मैडम। ओके। जी, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट इस जो है कि अपनी प्लांट स्टेम सेल यानी कि अपने फाइटोसेल से हो सकता है। लेकिन उनको देखिए सर, उनके लिए लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, क्योंकि इसका और कोई उपाय नहीं है। इसका इसको पहली बात तो ये किसी को समझ में ही नहीं आता ना, आप 2-4-5 बार समझाओगे तो भी बंदा ये नहीं डिसीजन ले, अच्छे अच्छे लोग, इसके रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता, कई सारे रिपोर्ट करा दिए, कुछ नहीं आता, तो बंदा करे क्या फिर? तो वो उन टोनो वालों के पास जाते हैं कि भाई इसको किसी ने कुछ कर दिया लगता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये ब्रेन का ही एक डिसऑर्डर कहा जाता है। और इस प्रॉब्लम, इस प्रोडक्ट से इसका सॉल्यूशन आ जाता है, लेकिन उसको जो है कि 1, 1.5 या 2 साल तक भी लेने की जो है कि तैयारी दिखानी पड़ती है, बाकी इसका और कोई ट्रीटमेंट है भी नहीं। जी। दूसरा आपने जो गैंग्रीन बोला था, हाँ। गैंग्रीन मतलब कि गैंग्रीन रिलेटेड है डायबिटीज से। राइट। कहते हैं जी, जब डायबिटीज बहुत हाईएस्ट मात्रा में होती है तो ये अक्सर गैंग्रीन पैरों वैरों में या हाथों में कहीं ना कहीं निकलता है। और ये ऐसा होता है कि आप एक फोड़ा जैसा बन जाता है एक प्रकार से, ये आपकी हड्डियों को ही सड़ाने लगता है। सड़ाने ऐसा लगता है कि मतलब कि मान लीजिए किसी के पैर की एडी से गैंग्रीन शुरू हुआ ना, तो वो जब फास्ट होता है, इसलिए तो कह रहा हूं कि कल मैं ये कह रहा था कि अगर कोई डायबिटीज को अगर हल्के में ले रहा है तो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहा है। क्योंकि ये जब अपने ऊपर आएगा ना मैडम, तो ये ऐसा आएगा कि किसी का थोड़ा किसी को लग गया। अब एक बंदे को तो गैंग्रीन कैसे हुआ मैम, नाखून काटने की वजह से हो गया, बोलो। हम्म। मतलब कि जब उम्र लायक बंदे होते तो नाखून काटने में उसने ध्यान नहीं रखा, तो उसका नाखून थोड़ा ज्यादा कट गया, अब वहां खून निकल गया, दूसरे दिन वहां से पकना शुरू हो गया। अब पकते पकते वो डॉक्टर के पास जाए, कितनी ही बैंडेज कराए, कोई भी एंटीबायोटिक ये होते काम ही नहीं करे, और पैर आ गया है, तो डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद बोला कि आपको यहाँ या नीचे से पैर को ये आधा पैर काटना पड़ेगा। वहां से कटाया, फिर थोड़े दिन के बाद में ऊपर से कटा, 3 बार कटाया है मैंने। जी। तो ये गैंग्रीन एक ऐसी खतरनाक प्रॉब्लम है सर कि ये फिर करता 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 पूरे पैर को क्या, एक दिन बॉडी को भी काटना पड़ता है। जी। तो ऐसे बहुत सारे आपको मार्केट में देखने मिल जाएंगे। इस गैंग्रीन के अंदर आपको अपनी फाइटोसेल के 1000% रिजल्ट है। और अभी प्रणव सर है नहीं, है नहीं तो लास्ट डे में अपन बुलाएंगे तो खुद बोलेंगे। ये हम लोगों ने दिया था बॉम्बे में, एक जिसको पैर काटना मैडम ऐसा कर लिया था कि उसको बोल दिया था कि 2 दिन में आप पैर काट लीजिए, तो आपको घुटने में से काटना पड़ेगा, 2 दिन में नहीं काटा तो फिर ऊपर जांग में से काटना पड़ेगा। ऐसी हालत हो गई, सारा करने पैसा वैसा भी जमा हो गया, और उस बंदा मिला था अपने को, तो उस बंदे को मैडम स्टार्टअप करवाया, रोज का 8 से प्रणव सर ने स्टार्टअप करवाया। ओ। और तीसरे दिन उसकी रिकवरी शुरू हो गई थी, डॉक्टर ने बोला थोड़ा वेट करते हैं, रिकवरी आ रही है। वो बंदा हमारे हर किसी सेमिनार होता था तो उसको हम लोग बुलाते थे, वो अपने पैरों पे चल के आता था। वो बोलता भी था कि मेरा पैर जो है कि काटने ही वाले थे, लेकिन भगवान ने जो है कि किसी तरीके से कैसे किन फरिश्तों को भेज दिया कि ये बच गया। तो गैंग्रीन के अंदर, गैंग्रीन को आप हल्के में ना लीजिए दोस्त, ये डायबिटीज की वजह से होता है, इसलिए हमें पैनिक नहीं होना है। लेकिन डायबिटीज को हल्के में भी नहीं लेना है, छोटी मोटी चीजों से जब इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना सर, फिर बहुत तगड़ा लफड़ा होता है सर, और इसको कवर करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए नो प्रॉब्लम, इसलिए अपनी बहुत अच्छी काम लगी, लेकिन इसमें लोडिंग डोज लेना पड़ता है। जी, आगे बोलिए मैम, और किसी का कोई लेकिन सवाल? हाँ, एक और चीज रहता है कि हम जब बोलते हैं कि डायबिटीज है तो कई बार होता है कि जेनेटिक है, कई बार होता है कि हमारे मेंटल मतलब मेंटल हेल्थ की वजह से भी है। पर उसमें भी अगर देखा जाए हम्म। तो लोगों का होता है कि थोड़ा सा हम शुगर ले लें, थोड़ा सा हम ये ले लें, तो क्या वो राइट है?
जैसे अभी एक और सवाल आया मेरे देखिए पास कि एक बात, मैडम हाँ, हम स्टेम सेल। हाँ। ये आपने ठीक बोला है मैडम। देखिए आप इस बात को समझना, इस बात को दोस्तों समझिएगा। एक्चुअली डायबिटीज जेनेटिक भी हो सकता है, और जेनेटिक भी होता है तो उसका भी ट्रीटमेंट है सर, सीधी सी ऐसी बात। ऐसा ऐसा नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं है। क्या भाई उसके बाप को था तो इसको भी आया, इसको था तो इसको भी आया, इसको था तो इसको भी आया। जरूरी नहीं है कि सभी को आए ही, लेकिन अगर जेनेटिक भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उसको आपको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा और उसको मिटाना तो ही पड़ेगा। मैं एक बात बोल रहा हूँ मैडम जी, चाहे जेनेटिक है या फिर अभी बाद में पैदा, यानी कि कोई नया ही है, मतलब उनके परिवार में किसी को नहीं था लेकिन इनको हुआ, ये हुआ तो पेनक्रियाज की वजह से है ना। राइट। हुआ तो ये है तो पेनक्रियाज का ही डिसऑर्डर, क्योंकि इंसुलिन जो बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। इसीलिए अगर हमारी पेनक्रियाज ठीक हो जाती है तो इसमें जेनेटिक कहां से बीच में आ गया? होने के लिए जेनेटिक जेनेटिक जवाबदार है। होने के लिए जेनेटिक जवाबदार है, लेकिन उसको मिटा तो अपन सकते हैं ना। सही है। तो जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ट्रीट होता है, वैसे ही इसके ऊपर भी ट्रीट हो सकता है, क्योंकि आपकी पेनक्रियाज ही जब रीजनरेट हो जाती है, फिर से एकदम नई बन जाती है, तो इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट जो है कि हो ही जाता है। और दूसरी बात क्या है कि कुछ लोग, मैंने कहा ना, कल भी बोला था कि हल्के में कि भाई ठीक है ना, 50 साल के बाद या 45 साल के बाद थोड़ा बहुत डायबिटीज तो आ ही जाता है, और इसकी वजह से क्या कि ये थोड़ी होता है, वो नहीं होता है। लेकिन मैंने कहा है ना भाई कि ये जो चीज है, जब तक आपको थोड़ी कम दिख लग रही है ना, तब तक ही कम लगेगी। लेकिन इसने अगर अपना अड्डा बराबर का आपकी बॉडी में जमा लिया ना सर, तो जो डायबिटीज वाले लोगों की हालत होती है ना सर, बहुत ही वो होती है सर। भगवान करे ऐसा अपने किसी के साथ ना हो। इसलिए इसको आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, लेकिन हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। आप अगर इसको थोड़ी मोटी गोली लेके कर रहे हैं, कुछ लोग ठीक है, कभी बेचारा ने मिठाई खाना ही बंद कर दिया, कुछ खाते ही नहीं, सारी ब्रेक लगा ली, कितनी शादियों में जाते हैं, लेकिन देखते देखते ही आंखों से ही उनका पेट भर जाता है, क्योंकि करें क्या, क्योंकि वो डायबिटीज का पाचन हो नहीं रहा है शुगर का, तो वो शुगर लेंगे तो बढ़ेगा बढ़ेगा, तो फिर ये होगा वो होगा वो होगा, वो सारी दिक्कत है। तो यहाँ से जो है कि आप ये अपनी इस प्रॉब्लम का परमानेंटली शॉर्ट आउट कर सकते हो, और बड़े मजे के साथ रसगुल्ले भी खा सकते हो सर जी। आगे बोलिए। सर एक और चीज था कि कई लोगों को क्या है कि आदत हो गई है, डायबिटीज है कि चलो हमने मेडिसिन खा लिया और हम चलाएं अपनी जिंदगी। पर कहीं ना कहीं एक टाइम पर आकर वो डायलिसिस पे आ रहे हैं, और डायलिसिस भी कभी होता है कि एक से शुरू हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ। तो इस हम्म। सॉल्यूशन का भी हमारे पास सॉल्यूशन है स्टेम सेल से। हाँ, देखिए वही बेसिक फंडामेंटल मैंने कहा ना, कि जो लोग इस चीज को हल्के में लेते हैं तो कि क्या है, खा डायबिटीज थोड़ा बढ़ गया है तो कोई नहीं, गोली लेके ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा करते रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है मैम, कि मैंने बताया ना कि डायबिटीज का जो कहते हैं, डायबिटीज से कोई मरता नहीं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट से और उसको लेने वाली गोलियों की साइड इफेक्ट से 5 हमारे वाइटल ऑर्गन है। मैं फिर बता रहा हूँ, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, और उसके बाद आईज है और हार्ट है। ये 5 जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, इसके ऊपर ही उसका असर होता है। और जिस बंदा जो लगातार 6-7 साल 8 साल से, कुछ बंदों को छोड़ के, अगर इस प्रकार की कोई दवा या इंसुलिन ले रहे हैं, तो उसका असर जो है कि किडनी पे आना आना और आना ही है, और किडनी के ऊपर आना। इसलिए तो मैं कल को कह रहा था कि एक बंदा बोलता है मेरा 200 रुपये में काम चलता है, तो मुझे क्या जरूरत है सर कि मैं जो है कि यहाँ पर जो है कि इतना पैसा तो जो है कि 50,000 लाख 2 लाख रुपया लगा के जो है कि वो करूँ। तो मैं उनको इसीलिए बोल रहा था कि भैया ये 200-500 रुपया आप हर महीने लगाते हो ना, ये उस खड्डे के लिए फीस है जो 25 लाख का कूदने वाला है। और जब फिर 6-7 साल के बाद जो डायलिसिस शुरू होते हैं, तो फिर वो जो डायबिटीज था वो तो है ही है, लेकिन डायलिसिस का और प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब कई लोग तो डायलिसिस कराते कराते किसी का डोनर डोनर नहीं मिलता, तो अपने मम्मा डैडी हुआ या फिर भाई भतीजे किसी की मैच कर जाए, तो डायबिटीज वो जो है कि किडनी ट्रांसप्लांट भी करते हैं। लेकिन मुझे बताइए ना सर, कि जब तक डायबिटीज ठीक नहीं होगा, तो आपने जो किडनी नई लगाई है वो भी तो खराब होगी, क्योंकि वो तो उसका मूल में से तो मिटा ही नहीं है। अगर वो आपकी किडनी बिगाड़ सकती है, तो अभी आपने ट्रांसप्लांट करके दूसरी लगाई, वो फिर उसको भी तो बिगाड़ेगा। तो ये सारे सॉल्यूशन देखिए, अब क्या कि अगर आप हमारी इस प्रोडक्ट को, यानी कि फाइटोसेल को लेते हैं, तो सबसे पहले तो ये डायबिटीज के ऊपर असर करेगा, यानी उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। दूसरा, कल मैंने बोला था कि मल्टीपल पर्पज के लिए लिया जाता है, तो ये प्रोडक्ट किडनी में जो डैमेजेज आए हैं, जो इसकी वजह से आए हैं, तो किडनी में जो डैमेजेज आए हैं या फिर जो किडनी के नेफ्रॉन सेल डैमेज हुए हैं, उनको भी रीजनरेट करेगा सर। तो यानी अकेली एक प्रोडक्ट आपको डायबिटीज का भी सॉल्यूशन दे रही है, और आपको किडनी का भी सॉल्यूशन दे रही है, और दूसरे और भी ऑर्गन्स के ऊपर जो है कि आपको प्रॉब्लम्स आई है, अभी आपने चेक नहीं करवाया है, करवाएंगे तो पता चल जाएगा कि आपका फेफड़ा कितना परसेंट रहा।
हार्ट के ऊपर कितना असर हुआ है और आंखों के ऊपर कितना असर हुआ है, तो वो भी उसका सॉल्यूशन देती है। तो 100 मंत्र का एक जंतर अगर आप मूल ठीक कर लेते हो तो बाकी के पेड़ पौधे अपने आप ठीक हो जाते हैं। यस मैम, आगे बोलिए। सर एक और सवाल था कि जैसे जिनका ऑपरेशन हो गया है, ठीक है, ट्रांसप्लांट हो गया है, उनको जब हमने ये बताया तो पहले तो वो अफसोस कर रहे हैं, पर उसके बाद कह रहे हैं कि अब क्या, अब कुछ हो सकता है क्या? हम्म। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले तो अगर उनका ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी का हो या फिर लीवर का हो या हार्ट का हो, जो भी हो, अगर ट्रांसप्लांट हो गया है तो पहले तो मैंने आपको बोला है कि भले वो ट्रांसप्लांट कर ले लेकिन ये हुआ क्यों, उसको अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो वो ट्रांसप्लांट किया हुआ ऑर्गन भी दोबारा से फेल होगा। राइट। ठीक है, 1 2 3 4 साल फिर वो फेल होगा। तो ट्रांसप्लांट ही उनका अंतिम उपाय हो गया और ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक कि वो क्यों हुआ था वो ठीक नहीं किया जाए। तो अगर उन्होंने किया है तो जो है कि उनको जो है कि इस भ्रम में कभी नहीं रहना चाहिए भाई कि जो है कि हम अभी जो है कि अगले 20 25 30 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितनी भी अच्छी किडनी हो, 6 7 साल बहुत ही क्योर करे तो 8 9, उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट का नंबर आता है। और कुछ लोगों को तो 1 2 साल में ही आ जाता है क्योंकि डायबिटीज, हाइपर डायबिटीज है उसको, इतना भयंकर 500 से ऊपर रहता है। अगर उसका कुछ नहीं हुआ तो वो तो 2 साल में वो किडनी को फिर फेल करेगा। जी। तो वो एक बात है, लेकिन एक बात और समझिएगा यहाँ पर, मैंने एक बात और खास ध्यान रखना कि किसी ने ट्रांसप्लांट करवाया है तो विद इन 6 मंथ, 6 महीने तक आप प्लीज अपनी इस थेरापी को ना दीजिएगा। क्यों नहीं दीजिएगा कि उसने जो ट्रांसप्लांट कराया, तो कल मैंने कहा ना अपनी बॉडी में एक रिजेक्शन सिस्टम होता है, फॉरेन बॉडी पार्ट हमारी बॉडी जो है कि स्वीकार नहीं करती। इसलिए डॉक्टर जब ट्रांसप्लांट करने वाले होते हैं, सर्जन जब ट्रांसप्लांट करने वाले होते हैं, तो वो इम्यूनिटी को डाउन करके रखने की थेरापी दी हुई होती है। इससे अपनी इम्यूनिटी डाउन होती है और तब वो जो है कि उस ऑर्गन को एडजस्ट कर लेते हैं सर, और फिर धीरे 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 वापिस जो है कि इम्यूनिटी को उठाया जाता है। तो क्या कि वो जो ऑर्गन उन्होंने जो इम्प्लांट किया है वो जो है कि सेट हो जाए। अब हमारी प्रोडक्ट अगर 6 महीने पहले आपने उसको दे दिया तो हमारी प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने कल बोला था कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और इम्यूनिटी डॉक्टर ने उसको डाउन करने की थेरापी दी है और आप बूस्ट कर रहे हैं। अगर इम्यूनिटी बूस्ट हो गया तो उसका जो ऑर्गन लगा है वो हो सकता है कि जो है कि थ्रू आउट हो जाए। इसलिए 6 महीने तक उसको नहीं देना। अब इसमें भी एक खास बात है, वो और मैं आपको बता दूं, ये भी शायद कोई ये मैडम के ही एक पेशेंट थे, उसमें ही एक जो है कि बात आई थी कि भाई एक बंदे ने हार्ट का जो है कि बाईपास करवाया तो बाईपास में जो है कि उन्होंने अपने पैर में से एक वेन को काट के जो है कि बाईपास के लिए लगाया। तो क्या उसको दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है? तो यहां पर भी ट्रांसप्लांट तो हुआ है, ये ठीक है, लेकिन इतना समझिए कि उसको दिया जा सकता है डे 1 से। क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि वो जो जो पार्ट उसकी बॉडी में लगाया है तो वो फॉरेन बॉडी पार्ट नहीं है, वो तो उसी के बॉडी का पार्ट है। इसलिए उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ही लेती है, इसलिए उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बाईपास भी करवाया है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बाईपास करवाया तो बाईपास इसलिए करवाया कि आपका जो है कि वेन में ब्लॉकेज है, आर्टरी में, और अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज हटाने का काम हमारा जो है कि स्टेम सेल करता है। और अगर वो स्टेम सेल कैसे करता है कि जो ब्लॉकेज को हटाने के जो 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 हमारे स्टेम सेल, जो हमारे स्पेशलाइज सेल होते हैं, जो कुछ ऐसे एंजाइम्स पैदा करते हैं कि वो जो है कि उस कार्बोहाइड्रेट को वहां से हटाने का काम करता है और जो गट्ठा जमा है उसको निकालने का काम करता है। जब वो सेल डैमेज होते हैं तो ये दिक्कत आती है, और ये दिक्कत आती है तो डॉक्टर बाईपास या दूसरा आजकल तो वो बलून वाला या फिर वो स्टेंट वाला या फिर आप जिसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं उसका वो ट्रीट करता है। लेकिन वो भी परमानेंट नहीं है ना मैम, क्योंकि मूल के ऊपर तो काम नहीं हुआ। जो सेल उसका वो जो अंदर का जो है कि वो दीवार में जो कार्बोहाइड्रेट लगा है उसको हटाने का काम करता है, वो तो सेल वापस पैदा नहीं हुआ तो वो उसमें भी जमेगा। इसलिए अगर ब्लॉकेज के लिए आपने इस तरीके का कोई किया है डायरेक्ट, मतलब कहता है कि बाईपास सर्जरी की है, ऐसा कुछ भी किया है, तो 6 महीने तक आप ना ले, लेकिन उसके बाद उसको जरूर लेना चाहिए। और उसके बाद अगर वो लेता है तो उसको जिंदगी में दोबारा से जो है कि बाईपास की नौबत नहीं आएगी। नहीं तो ऐसे लोगों को भी वापिस 2 4 5 6 6 साल
आजकल वो जो एंजियोप्लास्टी करते हैं 6 साल लमसम मैक्सिमम होता है, उसके बाद दोबारा करना पड़ता है सर, फिर तिबारा करना पड़ता है, चौबारा करना। तो ये सारी समस्याओं से निपटने के लिए आपका जो ये प्लांट स्टेम सेल, ये फाइटो सेल है, बड़ा कारगर है, क्योंकि ये मूल से ही ठीक कर लेता है, तो कर ही लेता है। फिर मैंने यहाँ पर एक खास बात बताई है कि जिसने अपना ही अंग, अपनी ही बॉडी में से कोई चीज लेके कहीं पर इम्प्लांट किया है अपनी ही बॉडी में, तो वो फॉरेन बॉडी पार्ट नहीं कहलाता, उसको आप डे 1 से दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी मैम। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे कि कुछ लेडीज है जो कि मेनोपॉज स्टेज में है, 40-45 में, ठीक है, तो वहां पर उनको बहुत सारा जी। प्रॉब्लम है। जैसे एक मूड स्विंग का है, कभी कभी बॉडी उनकी टेम्परेचर में आती है, या फिर उनके बोन डैमेज हो रहे हैं। तो जो हमारा डायबिटिक वहां पर हमारा फ्लक्चुएट करता है, या तो किसी को डायबिटीज हो रहा है, किसी को बीपी हो रहा है, कुछ कुछ चीजें आ रही हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे बोन डैमेज हो रहे हैं क्या सर? मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, एक बार दोबारा तो से फिर से हमारे पूछिए। डायबिटीज है, हम बोलते हैं ना कि हमारा कार्टिलेज खराब हुआ, या हमारा नी खराब हो गया, या हमारे हम्म। बोन वीक हो रहे हैं, तो क्या डायबिटीज भी एक रीजन हो सकता है उनके बोन को डैमेज करने के लिए? बिल्कुल। है देखिए, ना? बोन, हाँ, अभी यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा, अभी अपने पास 5-10 मिनट का टाइम है, बात कर सकते हैं। देखिए, मोनोपोज की जो स्थिति होती है वो 42-45 से जो है कि 42 के आजू बाजू, या 40, अमुक लेडी को 40 से ही आना शुरू हो जाता है, और मतलब कि वहां से वो होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से मतलब कि इसमें डायबिटीज, तो डायबिटीज अगर किसी को है तो वो आपकी बोन को डैमेज कर देगी। बोन जो है कि बोन का जो डैमेज होने का कारण क्या होता है, बोन के अंदर जब कैल्शियम की मात्रा जो है कि बिल्कुल कम, यानी कि कैल्शियम बनता ही नहीं है, या बनना कम हो जाता है, तो बोन आपकी जो है कि एकदम से जो है कि जिसको गुजराती में कहते हैं नबड़ी हो जाती है। नबड़ी मतलब पोची हो जाती है। और आपने कई लोगों को देखा होगा, ये प्रॉब्लम मेरी माँ को भी है सर, मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको, मेरी माँ 6 बार फ्रैक्चर हुई है। मैं इसको भोग चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। ये 2-3 वजह, एक तो मोनोपोज के बाद में जब ध्यान हम लोग नहीं रखते जिस प्रकार की हमें जो है कि परिस्थितियों में रहना चाहिए, जैसे हमें खुश रहना चाहिए, या फिर बहुत सारा बॉडरेशन नहीं लेना चाहिए, और ये सारी बातें आती है, और उस समय में चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजिंग चेंजिंग होते हैं। ये जो है कि मोनोपोज एक हार्मोनल चेंजिंग है, जो एक अमुक उम्र के बाद में होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस समय में जो है कि अपने आप को जो लोग अच्छी कंडीशंस में रखना, अच्छी का मतलब यह है कि अच्छा स्वभाव रखे, खुश रहने की कोशिश करें। ये सब तो लोग करते ही नहीं है। आजकल तो इतनी टेंशन है लोगों को, नौकरी, नौकरी से घर, घर से बच्चा, बच्चा से ये वो, तो इसकी वजह से डायबिटीज तो ऑलरेडी है। और डायबिटीज भी अपना असर उसके ऊपर, डायबिटीज पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन के ऊपर असर दिखाता ही है। मैं दिखाता है और दिखाता ही है। अगर डायबिटीज है तो मोनोपोज की स्थिति के बाद उसकी हालत और बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। जी। तो वो उसमें भी जो है कि ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। दूसरा एक और ध्यान रखना कि कैल्शियम, मैंने कहा ना कि अमुक उम्र के बाद में देखिए सर, हर एक चीज का प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है, तो कैल्शियम की कमी भी होती है। और फिर दूसरी, जब बॉडी को कैल्शियम की कमी फील होती है, तो बॉडी जो है कि अगर बना नहीं रही है तो वो हड्डियों में से निकाल के अपने लिए यूज करती है। ये भी एक पूरा चैप्टर है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा सर, समझना पड़ेगा। तो ये भी होगा सर। दूसरा एक और कारण है, मैं जो है कि सलाह देना चाहूंगा, आप माने तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, ज्यादा पेन किलर बिल्कुल ना खाए। जो लोग जितने ज्यादा पेन किलर खा रहे हैं उसका सीधा असर जो है कि हड्डियों के ऊपर होता है सर। अगर दिन भर में कहते हैं थोड़ा हाथों पैरों में दर्द रहता है, ये रहता है, तो कुछ लोग तो पेन किलर को जैसे कि एडिक्शन बन जाता है उनको, सुबह, दिन को और शाम 2-3 बार खा लिया, थोड़ी देर के लिए वो पेन बंद तो होता है, लेकिन उसकी वजह से उनकी सारी हड्डियों का जो है कि प्रॉब्लम आना शुरू होता है। तो जहां तक मैं कह रहा हूँ कि जो हार्मोनल चेंजिंग की वजह से जो डिफिकल्टीज पैदा होती है, वो भी हमारी प्रोडक्ट सॉल्यूशन की तरफ लाती है, मतलब उसको सॉल्यूशन जो है कि उसका सॉल्यूशन देती है। बाकी डायबिटीज का सॉल्यूशन है ही है। और बाकी इस प्रॉब्लम्स के अंदर जो है कि हमारी प्रोडक्ट 1000% काम करेगी। क्यों करेगी, क्या आप याद रखिए। मुझे आप एक बात बताइए कि एक दो छोटे बच्चे होते हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। पैदा होने के 2-3 महीने बाद अगर उसको चड्डी पहना लिया जाए, तो आप देख के बता सकते हो कि ये लड़की है कि लड़का है? नहीं बता पाएंगे। आप यही बोलेंगे सर अब ऐसे कैसे बता सकते हैं। लेकिन सर देखिए ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो जो लेडीज होते हैं उनमें चेंजिंग आना शुरू होता है। चेंजिंग क्या, जैसे कि लेडीज की हाइट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, की स्किन जो है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी,
दूसरा ये भी देखा जाए कि उनकी आवाज थोड़ी पतली होगी। फिर जैसे जैसे बड़े होंगे तो जो कि उनकी शारीरिक बनावट जो होती है उसमें भी चेंजिंग आता है। फिर जो है कि आगे चल के देखेंगे कि उनके जो बाल अपने आप ही जो है कि कुछ लंबे होने जाते हैं, और जो चेहरे की स्किन है वो थोड़ी अलग, यानी कि हार्मोनल चेंजिंग ये आते हैं। आदमी में ऐसा नहीं होता, आदमी में मूछें आने शुरू होगी, दाढ़ी भी आना शुरू होगा, उसकी आवाज थोड़ी भारी होगी। तो सर जो आदमी को आदमी बनाता है वो कौन बनाता है सर? उस हॉर्मोन्स का क्या नाम है जो आपके अंदर ये सब गुण पैदा करता है या सब डिफरेंट पैदा करता है? इसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। हाँ, आदमी को आदमी बनाने के लिए जो जिम्मेदार हॉर्मोन्स है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। वो बहुत अलग विषय है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए। और लेडीज को जो लेडीज बनाता है वो जो है कि कहलाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है वो लेडीज को लेडीज बनाने के लिए जिम्मेदार है। ये इसके दो मास्टर हार्मोन्स होते हैं जो लेडीज को लेडीज बनाता है, और लेडीज के अंदर लेडीज की जितनी भी क्वालिटीज होती है उसको डेवलप कराता है। और जेंट्स के अंदर जितने भी जेंट्स की क्वालिटीज होनी चाहिए, शारीरिक, मानसिक या फिर बुद्धात्मिक, जो भी जितना भी समझो, वो सब वही करवाता है। और जब अमुक उम्र होती है तो उसके बाद हार्मोनल चेंजिंग आना शुरू होता है, और हार्मोनल यानी कि हॉर्मोन्स का जो है कि उपयोगिता भी घटने लगती है, और उनका भी जो है कि मैन्युफैक्चरिंग कम होने लगता है जी। तो बहुत सारे स्पेशलाइज सेल है जो हार्मोन्स को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। वो भी एक समय के, एक उम्र के बाद में डैमेज होना शुरू होता है, इसलिए सारे चेंजिंग आते हैं, और मोनोपोज के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि आप अगर इनको प्लांट स्टेम सेल देते हैं तो जो हार्मोनल डिसबैलेंसेज आ चुके हैं वो सारे इससे जो है कि स्पेशली कवर होते हैं। इसके लिए मार्केट में मैंने देखा है कई सारे इंजेक्शन भी मिलते हैं टेस्टोस्टेरोन के, देखना वेस्टर्न के इंजेक्शन मिलते हैं, लोग लेते हैं। लेकिन फिर वही कि उनके वो ऐसे साइड इफेक्ट हैं कि जो आगे चल के वो कैंसर में भी बदल सकता है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी नेचुरल प्रोडक्ट है कि नेचुरल फॉर्म में आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स को या डिसबैलेंस को ठीक कर सकता है। और अगर वो डिसऑर्डर और डिसबैलेंस जो ठीक हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं लेडीज को मोनोपोज के बाद, वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। और डायबिटीज से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं वो भी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। लगता है कि ऐसे लेडीज को ये प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए, और लेना ही चाहिए, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है। यस, नेक्स्ट बोलिए। तो यानी अगर देखा जाए ओवरऑल, अगर डायबिटीज से देखा जाए तो हमारा लंग, अरे लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, इवन बोन्स, इवन हमारा जो मेनोपोज से रिलेटेड हो, हार्मोन से रिलेटेड हो, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और 100% आपको वहां पर रिकवरी के चांसेस पूरे के पूरे मिल जाते हैं। सर एक और सवाल था, यस मैम। जो वेरिकोस वेन्स है क्या वो भी इससे रिलेटेड है क्या? वो भी तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही आ रहा है ना? हाँ, हमारे हार्मोन ब्लड चेंजेस की वेसल वजह में से, और प्रॉब्लम है, दूसरे भी इसकी वजह से है। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, मैं सवाल किया आपने, मुझे लगता है 5 मिनट अभी अपने पास है ना मैम? हाँ सर, है। नमस्ते सर। हाँ सर, आप ले लीजिए, दूसरा हाँ सवाल भी ले सकते हैं। हाँ जी, बोलिए नमस्ते बोलिए। हाँ, यस मैम। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए बोलिए मैम। सर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे छोटा एक बेटा है, उसको है शुगर की बीमारी, टाइप 1। हाँ ओके। हाँ, तो उसके हाँ, लिए टाइप 1। बताओ ना। हम्म। उसके लिए मैडम, बताओ ना। इनको पैदाइशी है, मतलब उम्र कितनी है आपके बच्चे की? 10 साल। अच्छा, इनको आपको कब पता चला था कि भाई इनको डायबिटीज है? अभी 2 साल पहले। अच्छा, उससे पहले नहीं था? नहीं। अच्छा, उससे पहले मतलब कोई डायबिटीज नहीं था, अभी दो दो साल के अंदर डायबिटीज हुआ है ना? अच्छा, अभी हाँ आप सर, उनको मतलब उसको अभी दवा में क्या आप इंसुलिन इंजेक्शन दे रहे हो या फिर गोली से काम चल जाता है? इंसुलिन से सर, गोली है ही नहीं इसकी। हाँ, उसके लिए तो अच्छा, दिन में 2 या 3, 3 मतलब बार। एमजी क्या है? 3 बार? चौथा चौथा तो 24 घंटे का होता है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, वही है इंसुलिन लो और बिताओ दिन। जी जी जी। नहीं तो कोई बात नहीं मैडम, कल से डायबिटीज के ऊपर ही बात हो रही थी, टाइप 1 का जो आपका डायबिटीज है। ये भी आप एक एक काम आप जरूर करना कि आपके बच्चे के जो जितने भी रिपोर्ट्स है वो एक बार जो है कि यस आप सर। ये रेनू मैडम को एक बार जो है कि आप भिजवा देना। बाकी ओके सर। इन शॉर्टली मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपका बच्चा अभी 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 खाली 10-12 साल का है। यस सर। जी जी जी, और इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट नहीं हो ही नहीं सकता मैम, क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई सॉर्ट आउट है ही नहीं।
यस हेलो। सर। हाँ। एलोपैथी में इसका कोई सॉर्ट आउट नहीं है, खाली सॉर्ट आउट यही है कि भाई आप जो इंसुलिन नहीं बन पा रहा, बॉडी में है ही नहीं, बनता बनेगा ही नहीं, और बन ही नहीं पा रहा है, यस तो फिर सीधी बात है कि इंसुलिन के बिना बॉडी चलती नहीं है, चलेगी ही यस नहीं। सर। और बॉडी नहीं चलेगी, हाँ इसलिए उसकी पूर्ति आप बाहर से कर रहे हो, लेकिन मैडम जो बाहर से आप ले रहे हो ना, इसके इतने साइड इफेक्ट है कि बच्चा जब 15 20 25 साल के आजू बाजू पहुंचेगा ना, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है उसको लेके है। आप पैनिक ना हो, लेकिन ये बहुत सारी दिक्कतें, लेकिन आप राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंच चुके हैं। आपके यस बच्चे सर। की प्रॉब्लम यहाँ से सॉर्ट आउट हो सकती है, लेकिन दो काम करने पड़ेंगे मैम। पहली बात, यस सर। पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस इसलिए रखना ओके। पड़ेगा कि ये आप ये जो ट्रीटमेंट आपका चलेगा यहाँ से, तो ये कोई 2 4 दिन का ट्रीटमेंट नहीं है। आपको यस आपके सर। बच्चे को 1 1.5 साल तक जो है कि ये थेरापी देनी पड़ेगी। और 1 1.5 साल के बाद में मैं इतना आपको बोल सकता हूँ कि आपका टाइप 1 गायब हो जाएगा, और ये बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आने वाले 100 साल भी बड़े आराम से पूरा करेगा। खाली आप रिपोर्ट एक कल भिजवा दीजिएगा, ठीक है? यस ठीक है सर। ओके, थैंक यू मैम। किसी और का कोई हाँ, सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर सर कैसे भेजेंगे? मैडम आपको नंबर दे देंगे, जो मैडम है वो उनका नंबर आपको भिजवा देंगे। ठीक है, इस नंबर जी, पे सेंड कर देना, इसलिए हम मैं भेज अभी देंगे। बोल देती हूँ, या फिर आप जिनके थ्रू आए हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं, या फिर आपको लिखना है मेरा नंबर आपको तो। जिसने लिंक भेजा है ना मैडम, हाँ यस। उनसे भी ये बात आप कर सकते हैं। हाँ वो राइट। सीधा हमसे बात कर लेंगे। हाँ ठीक है। जी। ओके ओके और किसी का कोई ओके। सवाल हो, क्योंकि हमारे पास अभी 2 3 मिनट ही बचा है, किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं, और कल का जो सेशन रहेगा वो हमारा प्योरली ब्लड प्रेशर पर रहेगा, और उससे रिलेटेड सारी इश्यूज के लिए। किसी का कोई सवाल? हम्म। शायद अगर आप सेटिस्फाइड। इजाजत अगर आप इजाजत दें तो मैम, इससे पहले 1 घंटे तक हम लोग शायद किसी मीटिंग में ही थे। हाँ सर। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी देर तक जो है कि समय निकाला। और मेरा जो मेन मकसद है सर, वो यही है कि आप अपना भी भला करें, यानी अपने आप को भी स्वस्थ रखें, और लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करें, और लोगों को अनकरेबल डिजीज से बाहर लाए, और लोगों को हेल्पफुल बने। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। चलो। कल मिलते हैं सेम टाइम पर हम।